हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल यूपीएससी IAS 99 में आप सभी का स्वागत है। तो आज सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की आर्टिकल शुरुआत करते हैं। आज का आर्टिकल क्या जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, गवर्नेंस पॉलिटी एंड गवर्नेंस, एंड जीएस पेपर 3 है, इकोनॉमिक इंटरनेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का न्यूज है कि एक्टिविस्ट राइज टू CJI ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट सीक्स सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर इन छगन भुजबल PMLA केस। तो यहाँ पे एक एक्टिविस्ट राइट लिखते हैं किसको, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट को, कि सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर इन छगन भुजबल PMLA केस। यहाँ पर जो छगन भुजबल का PMLA मामला जो है इसको निलंबित करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि न्यूज, एन एक्टिविस्ट हैज रिटर्न टू द चीफ जस्टिस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट requesting suspension of her recent judicial order related to छगन भुजबल केस इन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मामला जो है छगन भुजबल PMLA केस, तो इसको निलंबित करने के लिए ये लिखा गया है पत्र। तो हम लोग देखते हैं कि PMLA क्या होता है। तो PMLA 2002 भारत का एक विशेष कानून है जिसका उद्देश्य धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, अपराध से अर्जित संपत्ति को, मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करना तथा वित्तीय प्रणाली की रक्षा करना। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी है कि द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 इज अ स्पेशल लॉ। किस चीज़ के लिए स्पेशल है? प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। प्रोसीड ऑफ क्राइम, कॉन्फिशिएट प्रोसीड ऑफ क्राइम, अपराध द्वारा संपत्ति अर्जित। प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय प्रणाली की रक्षा करना। अब हम लोग देखते हैं इसको लागू, PMLA को लागू कैसे किया गया। तो अधिनियम पारित हुआ था 2002 में, लागू हुआ था 1 जुलाई 2005 में। अब हम लोग देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा। तो अपराध से अर्जित धन को छिपाना, उपयोग करना, स्वामित्व दिखाना या वैध बताने की प्रक्रिया को धन शोधन कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व्स कंसल्टमेंट, प्रोसेसन, एक्विजिशन, यूज और प्रोजेक्टिंग प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। तो क्या है यहाँ पे, वैध बताने की प्रक्रिया को धन शोधन कहा जाता है। स्वामी दिखाना या वैध बताने की प्रक्रिया को धन शोधन कहा जाता है। अगर इलीगल है, अवैध संपत्ति, अगर उसको वैध बताते हैं तो यहाँ पे बता, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, धन शोधन कहा जाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व्स कंसल्टमेंट प्रोसेसन, यह भी बता ही दिए हैं कि अगर किसी के पास वैध संपत्ति है, अवैध संपत्ति, अगर उसको वो वैध बताते हैं तो इसी को क्या बोला जाता है, धन शोधन निवारण, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे। तो अनुसूचित अपराध, शेड्यूल ऑफेंस से प्राप्त संपत्ति, जैसे PMLA, यहाँ पे देखेंगे शेड्यूल ऑफेंस के अंतर्गत क्या क्या आता है। PMLA की शेड्यूल में शामिल अपराध जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, करप्शन भ्रष्टाचारी, NDPS एक्ट, आर्म्स एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, IPC एक्ट। तो NDPC एक्ट क्या है, नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक्स सब्सटेंस एक्ट 1985। आर्म्स एक्ट क्या है, आर्म्स एक्ट, सैन्य एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट। वाइल्ड लाइफ एक्ट क्या है, जानवरों की इलीगल वेब ट्रेड करना। IPC के गंभीर अपराध, तो ऑफेंस ये हम लोग देख लिए, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, तो करप्शन भ्रष्टाचार, ड्रग्स ट्रैफिकिंग के अंदर ही क्या लगता है, NDPS एक्ट 1985। तो करप्शन एक्ट के अंदर ही लगता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। टेरर एक्ट क्या है, इसी के अंतर्गत लगता है आर्म्स एक्ट, सीरियस IPC ऑफेंस। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे PMLA के अंतर्गत संस्थाएं। तो PMLA के अंतर्गत कौन कौन से संस्थाएं आते हैं। तो ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है, इसका काम क्या है, जांच और संपत्ति को जब्ती करना है। एडजुकेटिंग अथॉरिटी क्या है, इसका काम क्या, ये संस्था, इसका काम क्या, जब्ती की पुष्टि करना। ये याद रखना है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि इस तरीक़ा से प्रीलिम्स में ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि बताओ कि मतलब किसका कौन सा, ये क्या करता है, ये एप्लिएंट ट्रिब्यूनल जो है, इस संस्था का काम क्या है, तो ये सब याद रखना है। तो एडजुकेटिंग अथॉरिटी जब्ती की पुष्टि, एप्लिएट ट्रिब्यूनल अपीलीय सुनवाई, स्पेशल PMLA कोर्स मुकदमे की सुनवाई, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्फॉर्मेंस डायरेक्टोरेट, तो ED क्या है, यहाँ पे देखेंगे ED हैज पावर्स ऑफ सर्च, सेजूरे, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड अरेस्ट अंडर PMLA। तो ED को तलाशी,
जब्ती, गिरफ्तारी और संपत्ति अटैच करने की शक्ति है, ये याद रखना है। तो संपत्ति की जब्ती, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कैसे किया जाता है पीएमएलए के द्वारा? तो अस्थाई जब्ती 80 दिन, ठीक है दोस्तों, कितना? तो 80 दिन के अंदर। तो पुष्टि एडजुकेटिंग अथॉरिटी द्वारा, तो पुष्टि किसके द्वारा किया जाता है? तो एडजुडिकेटिंग के द्वारा। अंतिम जब्ती कब होता है दोस्तों? याद रखना, दोषी सिद्ध होने पर, ये बात याद रखना है। पनिशमेंट क्या है, सजा क्या है? पनिशमेंट सेक्शन 4, तो अपराध, सामान्य अपराध में 3 से 7 वर्ष की उम्र कैद प्लस जुर्माना। एनडीपीएस संबंधित, अगर एनडीपीएस संबंधित नारकोटिक्स, ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज, अगर कोई ड्रग्स ट्रैफिकिंग तस्कर को लेकर अगर कोई अपराध किया है तो उसमें 10 वर्ष तक की कैद हो सकती है। यहाँ पे बेल, अब बेल का प्रोसेस क्या सेक्शन 4 में? तो आरोपी निर्दोष प्रतीत हो, दोबारा अपराध न करने की संभावना, इसीलिए जमानत प्रक्रिया क्या है? कठिन है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ, यहाँ पे प्रूफ करना क्या बहुत बर्डन है, तो सेक्शन 24 में है कि द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द एक्यूज टू प्रूव प्रॉपर्टी इज नॉट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो आरोपी को यह सिद्ध करना होता है कि संपत्ति अपराध से अर्जित नहीं है, ये बात याद रखना है, ये सिद्ध करना पड़ता, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए इसका क्या है, बेल प्रोसेस क्या है? कॉम्प्लेक्स है, कि जिससे अपराधी दोबारा अपराध न कर सके। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दायित्व क्या है? FATF रिकमेंडेशन, UN कन्वेंशन, क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन। तो हम लोग देखते हैं पीएमएलए से जुड़े महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट केस एक है कि विजय मंडल लाल चौधरी केस 2022 ईडी की शक्तियां वैध, यहाँ पे क्या ईडी की शक्तियां वैध है, लीगल है। पीएमएलए की संवैधानिकता बरकरार। तो इसमें कुछ आलोचना भी है, पीएमएलए का आलोचना भी है, क्रिटिसिज्म है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका क्रिटिसिज्म क्या, आलोचना क्या है। तो कठोर जमानत प्रावधान, स्ट्रेचनेट बेल कंडीशन। तो कठोर क्या है? कठोर जमानत प्रावधान। ईडी की व्यापक शक्तियाँ, वाइड डिस्क्रिएटनरी पावर्स ऑफ ईडी की व्यापक शक्तियाँ, ईडी के पास अत्यधिक शक्तियाँ। एलिगेशन ऑफ मिसयूज, राजनीतिक दुरुपयोग का आरोप, एलिगेशन ऑफ मिसयूज। इसके मिसयूज यूपीएससी मेंस के लिए, यहाँ पे ध्यान देना, यूपीएससी मेंस के लिए पीएमएलए भारत की वित्तीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण कानून है, ये बात याद रखना है। पीएमएलए क्या है? भारत की वित्तीय सुरक्षा, फाइनेंशियल डिफेंस का एक महत्वपूर्ण कानून है। लेकिन नागरिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन आवश्यक है, ये याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, ये याद रखना है कि नागरिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन आवश्यक है, क्योंकि यूपीएससी का मेन पर्पस क्या? बैलेंस बनाए रखना, हर चीज़ में बैलेंस बनाए रखना, ये याद रखना है। तो पीएमएलए इज क्रूशियल फॉर फाइनेंशियल इंटीग्रिटी बट बैलेंस बिटवीन स्टेट पावर एंड सिविल लिबर्टीज इज एसेंशियल। बहुत इम्पोर्टेंट है कि नागरिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन आवश्यक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 2 देखते हैं अब हम लोग कि आर्टिकल 2 क्या है कि buoyed by strong order book भेल in तिरुचि एड्स मोर देन 100 न्यू वेंडर्स। ये न्यूज है कि यहाँ पर जो है भेल तिरुचि, यहाँ पे जीएस पेपर 2 न्यूज हम लोग देखने समझते हैं। जीएस पेपर 3 से इंडस्ट्री, एमएसएमई, पीएसयू, क्रेडिट सपोर्ट प्लस करेंट अफेयर्स, ये सभी को हम लोग क्या करेंगे? रीड करेंगे, समझेंगे एक एक करके। एमएसएमई क्या है, पीएसयू क्या है, ये सारे चीज़ क्या हम लोग समझेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे है कि भेल तिरुचि यूनिट्स बैक्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हैज एडेड मोर देन 100 न्यू vendors from Maduri, Coimbatore and Chennai has received large order and Vail is facilitating MSME loan through SCDB। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे न्यूज, आज का समझेंगे कि न्यूज क्या है। तो मजबूत ऑर्डर बुक के कारण भेल की तिरुचापल्ली इकाई ने 100 से अधिक नए विक्रेताओं को जोड़ा है। मादुरे, कोयम्बटूर और चेन्नई के कई विक्रेताओं को बड़े ऑर्डर दिए गए हैं तथा भेल सीबीडी के माध्यम से एमएसएमई ऋण की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे भेल क्या है,
यहाँ पे एमएसएमई क्या है, यहाँ पे सीडबी क्या है, ये सारे चीज़ को एक एक करके समझेंगे, जो कि यूपीएससी के लिए न्यूज नहीं, न्यूज से ज़्यादा इसका बैकग्राउंड रिलेटेड है, जो कि प्रीलिम्स में यही सबसे बैकग्राउंड डाटा रेडी करके पूछा जाता है। तो आज हम लोग क्वेश्चन भी देंगे, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन भी लाए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा। तो देखते हैं कि भेल क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे भेल क्या है। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो भेल का फुल फॉर्म क्या था, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो यहाँ आप देखेंगे महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, की सेक्टर्स, इसका की सेक्टर्स, भेल का की सेक्टर्स क्या क्या है ये याद रखना है, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवे, रिन्यूएबल्स एनर्जी। तो यहाँ पे प्रमुख क्या क्या है, प्रमुख सेक्टर, प्रमुख क्षेत्र क्या है भेल का, तो विद्युत, अवसंरचना, रक्षा, रेलवे, नवीकरणीय ऊर्जा, ये याद रखना है। रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा जो प्राकृतिक रूप से हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो तिरुचि यूनिट इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस, तो तिरुचि इकाई का महत्वपूर्ण औद्योगिक में क्या है, तो ये हम लोग देखेंगे। मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर बॉयलर्स, प्रेशर वेसल्स, इंडस्ट्रियल सिस्टम, तो बॉयलर, प्रेशर वेसल्स और औद्योगिक प्रणालियों का प्रमुख निर्माण केंद्र है क्या है, ट्रुची यूनिट, ये याद रखना है। कि बैकबोन ऑफ इंडिया थर्मल पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, भारत के तापीय ऊर्जा उपकरण निर्माण की रीढ़ है क्या, तो तिरुचि यूनिट, ये याद रखना है। तो रीजनल वेंडर इकोसिस्टम क्या है, ये हम लोगों को समझना है। वेंडर फ्रॉम्स मादुराई, कोयम्बटूर, चेन्नई, स्ट्रेंथिंग तमिलनाडु इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, प्रमोट्स रीजनल इंडस्ट्रियल बैलेंस, तो मदुरै, कोयम्बटूर, चेन्नई के विक्रेता तमिलनाडु के औद्योगिक क्लस्टरों को मजबूती, क्षेत्रीय औद्योगिक संतुलन को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय औद्योगिक संतुलन को बढ़ावा देना। एमएसएमई जो है, छोटे इंटरप्रेन्योर, इसको क्या करना, बढ़ावा देना। अब यहाँ पर समझेंगे एमएसएमई क्या है। यहाँ पर हम लोग समझना एमएसएमई लिंकेज एंड सीडबी सपोर्ट, एमएसएमई और सीडबी सहयोग, ये क्या है, सपोर्ट क्या है, ये हम लोग समझना है। तो भेल फैसिलिटिंग क्रेडिट एक्सेस टू एमएसएमई विया सीडबी, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे पहले एमएसएमई क्या है। तो एम से क्या होता है, माइक्रो, याद रखना, यहाँ पे समझना है बढ़िया से। तो एम से माइक्रो, एस से स्मॉल, एम से मीडियम, ई से दोस्तों इंटरप्रेन्योर। तो अब हम लोग एक एक करके समझेंगे। एम जो है माइक्रो, तो ये माइक्रो जो है, माइक्रो एंटरप्राइजेज, इसका क्या है, इसमें अगर 1 करोड़, यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़, अगर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है तो 5 करोड़ तक टर्नओवर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे स्मॉल में क्या है, 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है तो 50 करोड़ टर्नओवर होनी चाहिए। यहाँ पे मीडियम है, मीडियम में क्या है, अगर यहाँ पे 50 लाख 50 करोड़, यहाँ पे 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो 2.5 करोड़, यहाँ पे 2.5 करोड़ क्या होनी चाहिए, इसका टर्नओवर होनी चाहिए। तो ये एक अरेंजेबल क्या है, ये एमएसएमई। अब यहाँ पे सीडबी को हम लोग समझेंगे, सीडबी क्या है, स्मॉल यहाँ पे सीडबी को समझेंगे, रिड्यूस वर्किंग कैपिटल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग समझना इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इम्पैक्ट, यहाँ पे हम लोग समझेंगे इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इम्पैक्ट, आर्थिक प्रभाव क्या है, बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे घरेलू घर में छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है इसको बूस्ट करना। जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट्स होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट्स, तो इम्प्रूव्स सप्लाई चेन रिलायंस, इनकरेज फॉर्मेशन ऑफ एमएसएमई, तो घरेलू निर्माण को प्रोत्साहन बढ़ावा मिलेगा, रोजगार पैदा होगा, सप्लाई चेन की मजबूती होगा, एमएसएमई के और औपचारीकरण को बढ़ावा मिलेगा, ये याद रखना है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे लिंक, यहाँ पे समझेंगे लिंक विद गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सरकार पहलों से संबंध। तो सरकार का क्या क्या इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, एमएसएमई क्रेडिट सपोर्ट फ्रेमवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी, ये सारे चीज़ याद रखना है यहाँ पे कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी क्या है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे सिग्निफिकेंस फॉर पीएसयू रिवाइवल, पीएसयू पुनर्द्वार संकेत। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, अगर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक होगा तो कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा, कि क्या होगा, विस्तार होगा। पीएसयू एज एंश्योर फॉर एमएसएमई ग्रोथ, तो पीएसयू क्या, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो यहाँ पे समझेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग,
तो ये क्या है, गवर्नमेंट, क्या सरकार का, सरकारी छोटा छोटा क्या है, इंटरप्रेन्योर्स है। एमएसएमई ग्रोथ, इम्प्रूव्ड एक्विजिशन एफिशिएंसी, परियोजनाओं निष्पादन में सुधार, परियोजना निष्पादन में सुधार, एमएसएमई विकास में पीएसयू की एंकर भूमिका। अब यहाँ पे समझे कुछ चुनौतियाँ भी, चैलेंजेस भी है यहाँ पे, कि क्वालिटी एश्योरेंस अक्रॉस वेंडर्स, तो विक्रेताओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करना, टाइमली पेमेंट्स टू एमएसएमई, एमएसएमई को समय पर भुगतान करना, कॉस्ट एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, लागत क्षमता व प्रतिस्पर्धा, कोऑर्डिनेशन विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थाओं के साथ समन्वय, ये सारे चीज़ चुनौतियां हैं। ये सारी चुनौतियां आप वे फॉरवर्ड देखेंगे हम लोग आगे की तरह, ठीक है। वे फॉरवर्ड देखते क्या, डिजिटल वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल विक्रेता प्रबंधन प्रणाली, लॉन्ग टर्म वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पीएसयू, एमएसएमई इंटीग्रेशन, मतलब पीएसयू जो है, एमएसएमई जो है, दोनों का इंटीग्रेशन, एकीकरण की बात हो रही है। तो पीएसयू क्या है, ये गवर्नमेंट इंडस्ट्री, एमएसएमई ये प्राइवेट है, छोटे छोटे, जैसे छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर हो गया। हम यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेंस के रिलेटिव से देखेंगे कि भेल ट्रूची वेंडर एक्सपेंशन एंड एमएसएमई क्रेडिट फैसिलिटेशन थ्रू सीवडी reflect a centralistics PSU MSME model vital for inclusive and resilient industrial growth। तो भेल तिरुचि द्वारा विक्रेता विस्तार और सीबडी के माध्यम से एमएसएमई ऋण सुविधा पीएसयू एमएसएमई सहयोग मॉडल को दर्शाती है, जो समावेशी और सुदृढ़ औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है, ये याद रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों प्रीलिम्स के लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज जो 2 टॉपिक चर्चा किए हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन है। ये एवरीडे होगा, एवरीडे ये क्वेश्चन लाएंगे, जिससे क्लियरिटी और अच्छा मिलेगी कि किस तरीक़ा से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो पीएमएलए के अंतर्गत जांच और प्रवर्तन की प्रमुख जिम्मेदारी किस संस्था की है? तो विच अथॉरिटी इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फोर्समेंट अंडर पीएमएलए। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे पीएमएलए के अंदर जांच करने और प्रवर्तन की प्रमुख जिम्मेदारी किस संस्था की है? तो यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो, ऑप्शन है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, उसके बाद है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, ऑप्शन इसका देखते हैं। ऑप्शन इनका क्या है? तो ऑप्शन इसका है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी। ईडी का काम क्या है दोस्तों, वर्क क्या है कि जांच और पीएमएलए के अंतर्गत जांच और प्रवर्तन की प्रमुख जिम्मेदारी किसका? ईडी का। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। आप लोग भी जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएमएलए की शेड्यूल के अंतर्गत कौन से अपराध शामिल होते हैं? पीएमएलए के शेड्यूल के अंतर्गत कौन सा अपराध शामिल होते हैं, हमको ये देखना कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस आर इंक्लूड इन द शेड्यूल ऑफ पीएमएलए। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया कि ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसके बाद ऑफेंस अंडर द एनडीपीएस एक्ट, उसके बाद मीनर ट्रैफिक एक्ट। तो ये मीनर ट्रैफिक एक्ट नहीं होगा दोस्तों, याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 होगा। ये हम लोग अभी पढ़े ही है कि शेड्यूल पीएमएलए की शेड्यूल के अंतर्गत कौन कौन से मामला, कौन कौन सा अपराध आते हैं। तो ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत आते हैं, एनडीपीएस एक्ट का आते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, 1 और 2 होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेल की तिरुचापल्ली इकाई मुख्य रूप से किसके निर्माण से संबंधित है? तो क्वेश्चन है द तिरुचि यूनिट्स ऑफ भेल इज प्राइमली एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। तो क्या है, भेल की तिरुचापल्ली इकाई मुख्य रूप से किससे निर्माण से संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या है। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉयलर्स एंड प्रिवेंशन वेसल्स, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉयलर्स एंड
प्रेशर्स व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे क्या आंसर इसका क्या होगा, बी होगा, बॉयलर्स एंड प्रेशर वेसल्स, ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हाल ही में भेल की तिरुचि इकाई चर्चा में क्यों है। हाल ही में भेल की तिरुचि इकाई चर्चा में क्यों है, ये याद रखना है, समझना है कि वाई वाज भेल तिरुचि यूनिट रिसेंटली इन द न्यूज। तो ये क्यों है न्यूज में। इसी तरीका से प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल में क्यों था, ये चर्चा में क्यों था, ये न्यूज में था, ये क्या है, इसी तरीका से पूछा जाता है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो ये हाल ही में भेल तिरुचि इकाई चर्चा में क्यों है। तो क्लोजर ड्यू टू फाइनेंशियल लॉसेस, एडिशन ऑफ मोर देन 100 न्यू वेंडर्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन ऑफ द यूनिट, शिफ्ट ऑफ हेडक्वार्टर टू तिरुचि। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसका ऑप्शन है बी सही होगा। क्या होगा, बी सही होगा कि एडिशन ऑफ मोर देन 100 न्यू वेंडर्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। तो इसलिए क्या है, भेल क्या है, चर्चा में है। तो यहाँ पर देख लिए हम लोग दोस्तों। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।